आज हम एक ऐसे तत्व पर गहराई से बात कर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, हवा में, जमीन में और हाँ, हमारे अपने शरीर में भी। मैं बात कर रही हूँ कार्बन की। ये सिर्फ कोई केमिकल एलिमेंट नहीं है, ये तो जैसे जीवन की कहानी का एक मुख्य किरदार है। बिल्कुल। कभी सोचा है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे पहले पौधों में जाती है और फिर हम तक पहुंचती है? या ये कि हमारे अंदर का कार्बन असल में तारों से आया है? आज इसी दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हम यही देखेंगे कि कार्बन बना कैसे, है ना? फिर ये पृथ्वी पर जीवन के लिए इतना ज़रूरी क्यों बन गया और प्रकृति में इसका जो पूरा चक्र है वो कैसे चलता है? और ये भी कि हमने मतलब इंसानों ने इस चक्र पर क्या असर डाला है। हाँ, और आजकल जो बातें होती हैं कार्बन क्रेडिट्स वगैरह वो क्यों इतनी ज़रूरी होती जा रही हैं? तो चलिए इस अनोखे तत्व की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हुई थी, तारों में। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। इसका जो मूल है वो तो ब्रह्मांडीय है। आज धरती पर जितना भी कार्बन है वो लगभग सारा ही अरबों साल पहले तारों के अंदर बना था। शुरू में तो देखिए सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थे। अच्छा? फिर इनके बड़े बड़े बादल ग्रेविटी से सिकुड़कर तारे बन गए। और फिर उन्हीं तारों के जैसे भट्टी में कार्बन पका। सही कहा। तारों के बिल्कुल कोर में बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी से पहले हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनता है। फिर हीलियम के परमाणु जुड़ते हैं और कुछ पलों के लिए बेरिलियम बनता है, जो कि स्टेबल नहीं होता, अस्थिर होता है। अच्छा, लेकिन अगर उसी वक्त बिल्कुल उसी समय एक और हीलियम परमाणु उससे टकरा जाए, तो कार्बन बन जाता है। हाँ, तब जाकर कार्बन का एक स्थिर स्टेबल न्यूक्लियस बनता है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल संयोग लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर तारों में ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा होती है कि भारी मात्रा में कार्बन बन गया। वाह। और फिर ये कार्बन हम तक कैसे पहुंचा? तारों से धरती तक। देखिए, जब बड़े तारे अपना ईंधन खत्म करके सुपरनोवा के रूप में फटते हैं, हाँ, सुना है सुपरनोवा के बारे में। तो वो अपने अंदर बने ये सारे तत्व, कार्बन और दूसरे भारी तत्व पूरे अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। और यही धूल, यही पदार्थ बाद में नए तारे, नए ग्रह बनाने के काम आया। और हाँ, पृथ्वी और उस पर जीवन का हिस्सा भी बना। मतलब सच में हम सब तारों की धूल हैं। बिल्कुल। हमारे शरीर का करीब 18 से 20% हिस्सा तो कार्बन ही है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। अच्छा, पर धरती पर आने के बाद कार्बन इतना खास क्यों बन गया? मतलब इसमें ऐसी क्या बात है? इसकी खासियत है, इसकी कह सकते हैं मिलनसारिता। कार्बन परमाणुओं को स्टेबल होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो वो हमेशा 4 मजबूत बॉन्ड बंधन बनाता है। और कमाल की बात यह है कि ये खुद दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ सकता है, जैसे हीरे में या ग्रेफाइट में होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मतलब लगभग हर जरूरी तत्व के साथ आसानी से जुड़ जाता है। अच्छा, इसी वजह से ये इतने अलग अलग तरह के अणु बना पाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। हाँ, बिल्कुल। इसी क्षमता के कारण ये साधारण शक्कर से लेकर प्रोटीन और यहाँ तक कि डीएनए जैसे बेहद लंबे और जटिल अणु बना सकता है। जीवन के लिए जो इतनी विविधता जरूरी है वो इन्हीं कार्बनिक अणुओं से आती है। तो ये तारों से आया कार्बन फिर हमारे जीवन के चक्र में कैसे शामिल होता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? इसकी शुरुआत होती है हवा की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। पौधे क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हाँ, सूरज की रोशनी में। हाँ, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके हवा से CO2 और जमीन से पानी लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। और फिर जब जानवर या हम इंसान उन पौधों को खाते हैं, या फिर मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, हाँ, तो ये कार्बन आगे बढ़ता जाता है फूड चेन में। अच्छा, फिर सांस छोड़ने से श्वसन, या जब जीव मर जाते हैं और उनके शरीर गलते सड़ते हैं, हाँ, अपघटन, हाँ, तो कार्बन वापस हवा में या मिट्टी में चला जाता है। और हाँ, एक और चीज, लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जमीन में दब गए थे, हाँ, जिनसे कोयला तेल बना, बिल्कुल वही आज जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल, गैस के रूप में मौजूद हैं। ये धरती में जमा हुआ पुराना कार्बन है। तो ये तो एक तरह का प्राकृतिक संतुलन था, एक चक्र था। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में हमने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है ना? हाँ, काफी हद तक। औद्योगिक क्रांति के बाद से खासकर पिछले 150-200 सालों में हमने बड़े पैमाने पर यह जीवाश्म ईंधन जलाना शुरू किया। इससे हुआ ये कि वो कार्बन जो लाखों सालों से जमीन में बंद था, वो बहुत तेजी से CO2 बनकर हवा में पहुंचने लगा। कितना फर्क आया है CO2 के लेवल में? बहुत ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए, साल 1800 के आसपास हवा में CO2 की मात्रा लगभग 280 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm थी। अच्छा, आज ये 420 ppm से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना ज्यादा CO2 लेवल तो करोड़ों सालों में नहीं रहा। बाप रे। और यही बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह बन रही है? बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ये करती क्या है कि पृथ्वी से जो गर्मी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस अंतरिक्ष में जाती है, उसे सोख लेती है, रोक लेती है। जैसे किसी ग्रीन हाउस का शीशा गर्मी को अंदर रोक लेता है। बिल्कुल वैसे ही ये गैसें पृथ्वी के तापमान को धीरे धीरे बढ़ा रही हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके नतीजे तो अब हम देख ही रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के रूप में। तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, मौसम अजीब होता जा रहा है। हाँ, और इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि पूरी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पर भी पड़ रहा है।
कई प्रजातियां खतरे में हैं। तो इसके समाधान के लिए क्या हो रहा है? पेड़ लगाने की बात तो सुनते हैं। हाँ, पेड़ लगाना बिल्कुल मददगार है क्योंकि पेड़ CO2 सोखते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से हम CO2 छोड़ रहे हैं, सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक अब डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC जैसी तकनीकें भी विकसित कर रहे हैं। ये क्या है? ये ऐसी मशीनें हैं जो सीधे हवा से CO2 को सोखने का काम करती हैं। हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती दौर में है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए महंगी भी हैं। तो मतलब अभी सबसे ज्यादा जोर उत्सर्जन कम करने पर ही है, और यहीं पर कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन न्यूट्रलिटी जैसी बातें आती हैं। सही पकड़ा। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं जो देशों के लिए उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य तय करते हैं। आजकल कंपनियों पर भी दबाव है कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। कार्बन फुटप्रिंट मतलब उनके कामकाज से कुल कितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य होता है कि जितना उत्सर्जन आप कर रहे हैं उतना ही कार्बन आप किसी तरह हवा से हटवाएं या सोखें ताकि नेट इफेक्ट 0 हो जाए। और कार्बन क्रेडिट है तो उसे क्रेडिट मिलते हैं जिसे वो दूसरी कंपनियों को बेच सकती हैं जिन्हें अपने लक्ष्य पूरे करने हैं। ये सब तरीके हैं संतुलन वापस लाने की कोशिशों के। तो ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे बिजनेस हो या आम लोग, कि कार्बन जो तारों से चल के आया और जिसने जीवन दिया, हाँ अब हमारे ही कामों की वजह से एक चुनौती भी बन गया है। हाँ जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल ने उस प्राकृतिक कार्बन चक्र को मतलब बहुत ज्यादा तेज कर दिया है, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट्स हों या कार्बन न्यूट्रल बनने की बातें, ये सब उसी बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने की कोशिशें हैं, और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कार्बन जिसने इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाया, आज उसी जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इस शक्तिशाली तत्व के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी क्या है, ये सवाल अब हम सबके सामने है।